पूरे वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिका के पास कुल मिला के लगभग 3,20,000 एयरप्लेन्स थे। सोवियत यूनियन के पास थे 1,50,000, ब्रिटेन के पास थे 1,30,000 और जर्मनी के पास थे अराउंड 1,20,000 प्लेन्स। अब चलते हैं आर्मी की तरफ। अगर नंबर ऑफ टैंक्स की बात करें तो कुल मिला के अमेरिका ने बनाए थे 61,000 टैंक्स, सोवियत यूनियन ने बनाए थे लगभग 54,500 टैंक्स, ब्रिटेन के पास थे 23,000 और जर्मनी के पास थे लगभग 20,000। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज होता है। अमेरिका के पास कुल मिला के 111 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, इसमें बड़े छोटे सब मिला लीजिए आप। ब्रिटेन के पास थे 83, जापान के पास थे 25 और जर्मनी के पास थे 0। इसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं जर्मन नेवी इतनी स्ट्रांग थी, पर एयरक्राफ्ट कैरियर का ये क्या फंडा था? अगर टेक्निकली देखा जाए तो जर्मनी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 1938 में लॉन्च भी हुआ था, पर फिर भी इसको जर्मनी का एयरक्राफ्ट कैरियर काउंट नहीं किया जाता। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1933 से। यह साल जर्मनी की हिस्ट्री में और इनफैक्ट पूरे यूरोप की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो साल था जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का मेन लीडर बन गया था, वो पावर में आ गया था। वर्ल्ड वॉर I के दौरान और उसके बाद सारे देश देख रहे थे कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उनकी नेवी, और उसमें भी वर्ल्ड वॉर I के दौरान उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने शुरू कर दिए थे। एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसपे आप एयरप्लेन्स को कैरी कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत दूर दूर अक्रॉस द वर्ल्ड भेज सकते हो, और वहां जाके आपने अपने प्लेन्स लॉन्च कर दिए तो उसके आसपास का सारा एरिया आप कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था, और इसीलिए उनके पास 6 कैरियर्स ऑलरेडी बन गए थे। दूसरी तरफ अगर आप बाकी पावरफुल कंट्रीज को देखो, अमेरिका, जापान, उन लोगों ने भी अपने कैरियर्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो सब जानते थे कि आने वाले सालों में कैरियर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। ये सब होते हुए जर्मनी की लीडरशिप देख रही थी, पर फिर भी उनके पास अभी तक कोई कैरियर नहीं था, और उसका सबसे बड़ा रीजन था द ट्रीटी ऑफ वर्साई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी तो सारे जो जीते हुए कंट्रीज थे उन्होंने जर्मनी को कहा कि तुम्हारे वजह से ये लड़ाई हुई है, तो पनिशमेंट के तौर पे उनको ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें जर्मनी की मिलिट्री के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ताकि आने वाले सालों में वापस जर्मनी अपने आसपास के देशों पे हमला करने का ना सोचे। इस ट्रीटी को इस तरह से बनाया गया था कि जर्मनी की एयरफोर्स नहीं हो सकती, उनकी अगर आर्मी है तो उसमें 1 लाख फौजी से ज्यादा नहीं हो सकते, उनकी नेवी पे भी बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगा दी गई थी। इस वजह से ऑफिशियली जर्मनी अपनी नेवी को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। इस सब के बाद भी सारी जर्मनी की मिलिट्री लीडरशिप और हिटलर इस बात को जानते थे कि अगर हमको एक डोमिनेंट सुपर पावर बनना है तो हमारी नेवी स्ट्रांग होनी होगी। इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल टाइप का प्लान बनाया था जिसको वो लोग प्लान Z कह रहे थे। प्लान Z के अंदर जर्मनी के लीडर्स का ये सोचना था कि वो 10 बैटलशिप बनाएंगे, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ क्रूजर्स, और इन्हीं को यूज करके वो ब्रिटेन की नेवी से टक्कर ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जर्मन नेवी का प्लान था एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, और एक नहीं 4-4। उसका रीजन ये था कि उन्होंने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सारी सप्लाईज को कैसे ब्रिटेन ने नेवल ब्लॉकेड लगा के काट दिया था। तो जर्मन लीडरशिप ये सोच रही थी कि अगर उनके पास भी कैरियर्स हुए तो वो ब्रिटेन के नेवल ब्लॉकेड को तोड़ सकते हैं, और इनफैक्ट ब्रिटेन के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा सकते हैं। पर एक और चैलेंज था, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं था कैरियर बनाने का। देखिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो प्लेन्स को स्टोर कर सकते हैं और लॉन्च करवा सकते हैं जरूरत आने पे। अब अगर आप सोच के देखो तो एक एयरफोर्स का जो प्लेन होता है उसको जमीन से टेक ऑफ करने के लिए कितना बड़ा रनवे लगता है। अब उतना बड़ा रनवे तो आपको मिलेगा नहीं शिप के ऊपर, तो शिप पे स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी होती है जहां पे आप छोटे रनवे को यूज करके भी अपने प्लेन को हवा में लॉन्च कर सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी इसको भी जर्मन्स डेवलप नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है साल 1935, और इस साल में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में एक नेवल ट्रीटी होती है जिसको वो कहते हैं एंग्लो जर्मन नेवल ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंतर्गत ब्रिटेन कुछ बातों के लिए राजी हो जाता है। ब्रिटेन जर्मनी को ये कहते हैं कि जितनी हमारी नेवी है, यानी जितनी ब्रिटिश नेवी है, उसका 35% टनेज आप जर्मन नेवी में रख सकते हो। अगर इसको बिल्कुल मोटा मोटा बताऊं तो ब्रिटिश नेवी ये कह रही थी कि हमारे पास अगर 100% का टनेज है तो आप 35% टनेज अपनी नेवी में रख सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात थी जर्मन नेवी के लिए, क्योंकि उनको अब अपना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए एक तरह से ब्रिटेन की परमिशन मिल गई थी। तो उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि इस परमिशन के अंदर हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, दोनों का टनेज रहेगा 19,250 टन। उसके साथ 1935 में जर्मनी के साथ एक और बहुत अच्छी चीज हुई
क्योंकि जापान ने जर्मनी के इंजीनियर्स को, उनकी क्रिग्समरीन के कुछ ऑफिशियल्स को बुलाया कि आप हमारे कंट्री में आओ और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को देखो कि हमने कैसे बनाया। तो इस तरह से जापान ने अपनी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर अकागी जर्मन्स को दिखाया। ये एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसका टोटल टनेज था 27,000। इसके साथ साथ जापानीज नेवी ने इन जर्मन्स को बहुत सारे शिप के ब्लूप्रिंट्स दिए ताकि आप ऐसी शिप खुद भी बना सको। तो अब जर्मनी के पास सारी चीजें तैयार थी ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, और इसीलिए फिर 1936 का जब एनुअल बजट आया जर्मनी के अंदर, तो उन्होंने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया। और 1936 में ही जर्मनी के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको उस समय वो लोग एयरक्राफ्ट कैरियर ए कह रहे थे, उस पर काम शुरू हो गया। और फिर दिसंबर 1938 में जर्मन्स ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर ए को लॉन्च कर दिया। अब इसका नाम था ग्राफ जेपेलिन। हालांकि ये कैरियर लॉन्च तो हो गया था, पर अभी ये बैटल रेडी नहीं था। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए था, ऊपर से ढांचा बना हुआ था, बट ये इतना रेडी नहीं था कि इसको आप एक्चुअली बैटल में यूज कर सको। उस टाइम के लिए ग्राफ जेपेलिन एक बहुत ही कमाल का कैरियर था। सबसे पहली बात, इसका जो डेक था वो आर्मर्ड था। ये बहुत कमाल की बात थी क्योंकि उस जमाने के जो कैरियर्स होते थे उनका सबका डेक लकड़ी का होता था, पर इनका डेक आर्मर्ड था। इससे ये बात पता चल रही थी कि जर्मन ने भी सोच रही थी कि जिस जिस एरिया में वो इस कैरियर को भेजेंगे वहां पे उनके ऊपर एरियल अटैक हो सकता है। तो यानी अगर कोई ऊपर से प्लेन आके इस कैरियर के ऊपर बॉम्ब गिराने की कोशिश करता है तो डेक आर्मर्ड है तो उस पर उतना डैमेज नहीं होगा। साथ ही साथ अगर एनिमी की बैटल शिप्स आके पास से इस कैरियर पे हमला करती है तो भी ये आर्मर्ड डेक हेल्प करेगा। उसके ऊपर से ये प्लान था कि इस शिप के ऊपर बहुत सारी गन्स लगेंगी, कुछ 150 mm की गन्स और कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो अगर प्लेन्स की बात करें तो कुल मिला के ग्राफ जेपेलिन 42 प्लेन्स को कैरी कर सकता था। और जर्मन्स का ये प्लान था कि इस पे वो दो तरह के प्लेन्स यूज करेंगे कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। एक था उनका फाइटर BF-109 और दूसरा था यंकर्स U-87 स्टूका डाइव बॉम्बर, जिसकी बहुत भयंकर रेपुटेशन थी। तो 1939 खत्म होते होते ग्राफ जेपेलिन सिर्फ 85% कंप्लीट हुआ था। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि 1939 में सितंबर 1 को जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया और 2 दिन के बाद 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था और यहीं से यूरोप में वॉर शुरू हो गया था। अब क्योंकि जो पोलैंड का इन्वेजन था वो तो पूरा लैंड इन्वेजन था, तो उसमें नेवी का उतना रोल नहीं था, तो इसी वजह से ग्राफ जेपेलिन पे जो काम था वो थोड़ा डिले होने लगा। अब अगले साल यानी 1940 में जब जर्मनी ने नॉर्वे को इन्वेड किया तब उनके सामने एक चैलेंज खड़ा हुआ, क्योंकि देखिए नॉर्वे की एक बहुत बड़ी कोस्टल बाउंड्री थी और जर्मन से सोच रहे थे कि हमने नॉर्वे को कैप्चर तो कर लिया है, पर अब ब्रिटेन नॉर्वे पे हमला करके हमको यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जर्मन्स का यह प्लान था कि हम सारे नॉर्वे की कोस्टल बाउंड्रीज पे बड़ी बड़ी डिफेंसिव पोजिशन बनाएंगे और वहां बड़ी बड़ी गन्स लगाएंगे और वहीं पे उन्होंने अटलांटिक वॉल बनाई। तो इस प्लान को पूरा करने के लिए यानी नॉर्वे को डिफेंड करने के लिए जर्मन नेवी क्रिग्समरीन के जो मेन कमांडर थे एडमिरल एरिक हेडर, उन्होंने हिटलर को कहा कि अभी ग्राफ जेपेलिन पे काम पूरा हुआ नहीं है, तो क्यों ना हम ग्राफ जेपेलिन में जो गन्स यूज करने वाले हैं उनको हम ले जाते हैं नॉर्वे और कोस्टल गन्स की तरह यूज करते हैं ताकि ब्रिटेन लोग यहां पे हमला ना कर पाए। हिटलर ने इस बात की परमिशन दे दी और वो गन्स जो ग्राफ जेपेलिन पे लगने वाली थी अब वो चली गई नॉर्वे, और इस तरह से ग्राफ जेपेलिन पे जो काम हो रहा था वो 85% के बाद आके अटक गया। फिर 1940 जुलाई के महीने में ग्राफ जेपेलिन को किएल से निकाल के वो लोग गिरिनिया ले गए और 1941 में जब हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया यानी सोवियत यूनियन पे हमला किया, उसके बाद उन्होंने टेम्परेरीली ये शिप यहां से हटा के फिर से पीछे कर दी ताकि अगर सोवियत बॉम्बर्स इस शिप पे हमला करने की कोशिश करें तो वो यहां पहुंच ना पाए। उसके बाद ग्राफ जेपेलिन को वापस किएल में लाया गया और उसके बाद 2 साल तक जब कोई एक्टिविटी नहीं हुई ग्राफ जेपेलिन के ऊपर, तो मई 1942 में एरिक हेडर ने कहा कि हमको अब ग्राफ जेपेलिन पे काम वापस शुरू करना चाहिए और उन्होंने जर्मन एयरफोर्स यानी लुफ्टवाफे के कमांडर हर्मन गोरिंग को कहा कि आप हमको कुछ स्पेशल टाइप के प्लेन्स बना के दो जिनको हम इस कैरियर पे यूज कर सकें। अब ये 1942 की बात है, तो हर्मन गोरिंग ने कहा कि हमारे प्लेन्स ऑलरेडी बहुत यूज हो रहे हैं, हम उतने प्लेन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, तो जिस तरह के स्पेशल प्लेन्स आपको चाहिए इस कैरियर पे डालने के लिए वो हम 1946 के पहले आपको नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से एरिक हेडर के पास इस कैरियर के ऊपर डालने के लिए प्लेन्स भी नहीं थे। उसके बाद आता है 1943 और जनवरी के महीने में आपको ऑलरेडी पता होगा कि जर्मन आर्मी की हार हो गई थी स्टालिनग्राड की लड़ाई में और यहां हिटलर बहुत ज्यादा नाराज। स्टालिनग्राड की हार के बाद जर्मनी ने अपने बहुत सारे फौजियों को गवा दिया था और अब हिटलर आग बबूला हो रहा था। उसको लग रहा था कि जर्मन क्रिग्समरीन किसी काम की नहीं है और उसीलिए उसने अब कहा कि अब क्रिग्समरीन के अंदर कोई भी बड़ी सरफेस शिप्स नहीं होंगी, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ यू बोट्स पे काम होगा। और इसी वजह से हिटलर ने क्रिग्समरीन के कमांडर की पोजीशन से एरिक हेडर को हटा दिया
और उसकी जगह पे उसने लगा दिया एडमिरल कार्ल डॉनिट्ज को। ये वही बंदा था जो यू बोट की फ्लीट का कमांडर था। और हिटलर कार्ल डॉनिट्ज से बहुत खुश था और वो चाहता था कि यू बोट्स को यूज करके ही बैटल ऑफ अटलांटिक में हम अमेरिकन और ब्रिटिश शिप को डिस्ट्रॉय करें। और इस तरह से जर्मनी का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर ग्राफ जेपलिन कभी भी लड़ाई में यूज ही नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जर्मनी ने एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम बहुत लेट शुरू किया। उन्होंने पहले वॉर शुरू होने के पहले ये कैरियर क्यों नहीं बना लिए थे? तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जर्मनी का जो चांसलर था एडोल्फ हिटलर, वो ये चाहता था कि हम टेरिटोरियल गेन्स करें, मतलब हम बहुत सारी टेरिटरी अपने साथ करें, और इसकी वजह से वो लैंड बैटल्स पे फोकस करना चाह रहा था। हिटलर ये चाह रहा था कि जितना भी उसको टेरिटरी गेन करना है उस सब को हासिल करने के लिए हमारा सारा जो मेटल है, हमारा सारा स्टील हमारे प्लेन्स और पैंजर टैंक्स में ही यूज हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए आपको मोटे तौर पे लगभग 20,000 से लेके 50,000 टन स्टील की जरूरत होती है। इसके सामने अगर आप एक जर्मन पैंजर देखें वर्ल्ड वॉर 2 का, तो इसको बनाने के लिए आपको लगभग 30 से 50 टन स्टील की जरूरत होती है। तो आप सोच के देखिए कि जितने स्टील में आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओगे उसमें आप कम से कम 500 पैंजर्स बना सकते हो। ऑब्वियसली मैंने जो नंबर्स लिए हैं बहुत ही अप्रोक्सीमेट है, बट इससे आपको एक रफ आइडिया लगता है कि कितने सारे पैंजर्स आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर के मटेरियल से बना सकते हो। इसी वजह से हिटलर ने वॉर शुरू होने से पहले सारा मटेरियल एयरफोर्स और आर्मी के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया। नेवी को बहुत कम मिला और जितना भी मिला वो जर्मन यू बोट्स यानी सबमरीन की तरफ गया, सरफेस शिप को नहीं मिला। दूसरा रीजन है कि हिटलर की प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी वॉर शुरू होने के बाद। अगर जर्मनी ने ये कैरियर वॉर शुरू होने के पहले बना लिया होता फिर तो ये कंप्लीट हो जाता, पर एक बार जब वॉर शुरू हो गया 1939 में पोलैंड का इन्वेजन हुआ जो कि लैंड इन्वेजन था। उसके बाद जब नॉर्वे का इन्वेजन हो गया तो इनको अपनी जो गन्स हैं उनको नॉर्वे भेजनी पड़ी। उसके बाद जब 41 में सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ तो सारे रिसोर्सेज, सारा मटेरियल, मेटल, फ्यूल, रबर, सब कुछ अब सोवियत यूनियन की तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे जा रहा था। तो बाकी मटेरियल बचा ही नहीं था नेवी की सरफेस शिप्स बनाने के लिए। इसी वजह से कहा जाता है कि 1941 में जो सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ उसके बाद ग्राफ जेपलिन पे काम होना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। एक और रीजन ये भी है कि ब्रिटेन की एयरफोर्स और यूएस आर्मी की एयरफोर्स मिलके अब जर्मनी के शिप टारगेट्स पे हमला कर रहे थे, जिससे उनकी शिप बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही थी। इसी वजह से वो यू बोट्स नहीं बना पा रहे थे और सरफेस शिप्स का तो कोई चांस भी नहीं था। तो अगर एलाइड एयर पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती तो फिर भी शायद से कुछ शिप्स बना लेते। और इसी वजह से वॉर शुरू होने के बाद ग्राफ जेपलिन कभी पूरा हो ही नहीं पाया। पर फिर भी ग्राफ जेपलिन का हुआ क्या? देखिए 1943 तक तो उस पर कोई काम नहीं हुआ था और 1945 में वो पोलैंड में स्टेटिन नाम की एक जगह पे था। तो 1945 में सोवियत रेड आर्मी जब स्टेटिन पहुंचने लगी थी तो ग्राफ जेपलिन पे जो क्रू था उनको ऑर्डर दिए गए थे कि आप इस शिप को स्कैटल कर देना, डुबा देना। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे बॉम्ब्स ग्राफ जेपलिन में लगाए और उनको एक्सप्लोड करके वहां से निकल गए। पर जब रेड आर्मी यहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यह जहाज पानी के नीचे नहीं गया है, बस जमीन पर धंस गया है, और उन्होंने फिर इस शिप को यहां से निकाल लिया। वॉर खत्म होने के बाद ग्राफ जेपलिन का क्या हुआ इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ जर्मन हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यहां से रेड आर्मी ने शिप को बाहर निकाला और इसको टो करके ये लोग लेनिनग्राड लेके जा रहे थे। तो रास्ते में फिनलैंड के पास एक माइन से जहाज टकरा गया जिसकी वजह से ग्राफ जेपलिन डूब गया। पर सोवियत यूनियन के रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि 1947 16 अगस्त के दिन इस जहाज को टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज किया गया था। यानी सोवियत एयरप्लेन्स ने अपनी टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बॉम्ब्स इस जहाज के ऊपर गिराए। पर जब ये जहाज नहीं डूबा तो सोवियत शिप्स ने टॉर्पीडो फायर किए और उसके बाद ग्राफ जेपलिन डूब गया। और इसके बहुत दशकों के बाद साल 2006 में व्लादिस्लावो के 55 किलोमीटर दूर पानी के नीचे एक शिप का रेक मिला और ऐसा माना जाता है कि वो जो शिप का रेक था वो ग्राफ जेपलिन का ही था। यानी पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के पास जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था वो कभी बैटल में यूज नहीं हुआ और उसका फाइनली यूज हुआ टारगेट प्रैक्टिस के लिए। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा कि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 75 एपिसोड्स हैं, जिसमें मैंने पूरे वर्ल्ड वॉर 2 को बहुत डिटेल तरीके से एनालाइज किया है फ्रॉम स्टार्टिंग। उस सीरीज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।